सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जब सर पर भारी बोझ होता है ना, तो इंसान सब कुछ भूलकर सबसे पहले क्या करता है, उस मुश्किल और बोझ से छुटकारा हासिल करना चाहता है। फिर इसके बाद बाकी जो मसाइल हैं उस पर तवज्जो देता है। ठीक इसी तरह वफाकी हुकूमत को भी बहुत संगीन मसाइल का सामना था। महंगाई का बोझ सर पर था, मुआशी बदहाली के पहाड़ का सामना था, PDM इत्तेहाद के वार का भी खतरा हुकूमत के सर पर मंडरा रहा था, और तो और हुकूमत को अपनों की ही बेरुखी का भी सामना था। और ये बेरुखी दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि इमरान खान के पसंदीदा तरीन जहांगीर तरीन थे, जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया, अपनी ही हुकूमत को उस ग्रुप की मदद से टफ टाइम देने की ठान ली। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने पहल तो जहांगीर तरीन ग्रुप को नज़रअंदाज करके कहने के बाकी तमाम जो मसाइल थे उससे निमटना चाहा, जो हुकूमत की गली की हड्डी बन गए थे। अच्छा, हुकूमत ने सबसे पहले वेंटिलेटर पर पड़ी जो मईशत थी उसको संभाला दिया, फिर कोरोना की तरफ आए, फिर भूख की तबाही से अवाम को बचाने के लिए इकदाम उठाए। उसके बाद PDM इत्तेहाद जो हुकूमती सफ़ों में तूफ़ान बर्पा करने के लिए इकट्ठा हुआ था, इससे निमटने की कोशिश की। अच्छा, इस दौरान भी तरीन ग्रुप एहतसाब की तलवार से बचने के लिए कहने की हुकूमत के खिलाफ अपना खेल खेलता रहा। लेकिन शाबाश देनी पड़ेगी वज़ीर आज़म साहब को, इतनी मुश्किलात के बावजूद उन्होंने अपने असाब पर काबू रखा। बड़ा मुश्किल काम होता है अपने असाब पर काबू रखना। जो अपने असाब पर काबू रख गया वो मुश्किल वक्त से निकल गया। अब फिर एक एक करके क्या किया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब हर मसले से निमटते रहे असाब पे काबू रख के। वज़ीर आज़म साहब ने तरीन ग्रुप के दबाव का बाखूबी सामना किया। PDM इत्तेहाद हुकूमत को बाहर का रास्ता दिखाना चाहता था। वफाक में सेनेट की नशिस्त पर हैरान कुन तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी फतह समेटने में कामयाब हुए और यूँ लगा कि PDM हुकूमत पर भारी पड़ रही है। फिर हुकूमत और PDM के दरमियान जो है चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का जोड़ पड़ा। उस दौरान भी आपने देखा कि तरीन ग्रुप बिगड़ा हुआ था। लेकिन जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी की दफ़ा PDM ने कमाल दिखाया था, इसी तरह हुकूमत ने चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब के वक्त बेहतरीन सियासी इनिंग्स खेली कि अपोजिशन तो फिर मुंह देखती रह गई और ये दोनों सीटें तहरीक इंसाफ की झोली में आ गिरी। लेकिन विफाक में हुकूमती अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत इस्लामाबाद सेनेट की नशिस्त हार गई, जिसके बाद अपोजिशन का कहने सीना एक बार फिर चौड़ा हो गया और इसी वजह से PDM ने वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का इंदिया दे दिया। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन की कहने की ख्वाहिश खुद ही पूरी कर दी और ऐवान में एतमाद का वोट हासिल करने का फैसला किया। अब इस दौरान ये खबरें भी गर्दिश करती रही कि तरीन ग्रुप के कुछ अरकान इधर उधर खिसकना चाहते हैं। अब ये मैच बड़ा मुश्किल था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जीत कर एक बार फिर साबित कर दिया कि वो वाकई कप्तान है। फिर इसके बाद बारी थी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से पहले तक तरीन ग्रुप और हुकूमत में सीज़ फायर रहा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात भी जीती, सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी PTI के नाम रही और अब नून लीग में फूट पड़ने के बाद अब कह लें कि अब सीना चौड़ा करने की बारी हुकूमत की थी। अच्छा नाज़रीन, कहते हैं कि वक्त की बात है, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। पहले वक्त अपोजिशन के साथ था और अब हुकूमत के साथ है। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो पार्टी सबसे ज़्यादा शोर मचा रही थी या मचा रही है वो है नून लीग। लेकिन अब 2 बयानियों के बोझ ने PDM को तोड़ने के बाद अब मुस्लिम लीग नून को भी दबाना शुरू कर दिया। शायद इसीलिए अब हुकूमत अपोजिशन से बेफिक्र होकर जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रही है। खबरें यही गर्म है कि अपोजिशन से निमटने के बाद अब वफाकी हुकूमत का रुख अपनी सफ़ों की तरफ हो गया। अब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि जो लोग जहांगीर तरीन के ग्रुप में हैं उनसे भी बारी बारी निमटना है। अब लगता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की जो विकटें हैं ना वो गिरना शुरू हो गई हैं। पहले तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी, फिर ओन चौधरी का इस्तीफ़ा, अब आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन अभी यही लग रहा है कि तरीन ग्रुप और हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और यही वजह है कि खबरें ये हैं कि हुकूमत की जानिब से आंखें दिखाने के बाद तरीन ग्रुप आइंदा चंद रोज़ में इजलास मुनक्किद करके सख्त फैसले कर सकता है और जहांगीर तरीन के सख्त से सख्त फैसलों में सबसे सख्त फैसला क्या होगा, असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का ये फ़ैसला हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हुकूमत ये जो इस मुमकिन फ़ैसले से बेखबर हो। जहाँ हुकूमत ने इतने भारी बोझ अपने सर से उतारे हैं तो ऐसे में पार्टी में ग्रुप बंदी का बोझ किस खेत की मूली है। लेकिन आपस की लड़ाई
अक्सर ख़तरनाक साबित हो जाती है और ये लड़ाई भी ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जो अंदर की खबर रखते हैं उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन के दरमियान जो मामलात हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाने से रोकने के लिए वफाकी काबीना के 3 अरकान मुतहरिक हो गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म के दौरा लाहौर के दौरान सूबे की अहम शख्सियत इस इशू पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देगी। अब इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँच सकता है, जिससे बचने के लिए वफाकी काबीना के 3 अरकान वज़ीर-ए-आज़म को मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाने से बचने का मशवरा दे रहे हैं। अब फैसला बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने करना है, देखते हैं कि क्या फ़ैसला करते हैं। जो भी हो, ये कहना पड़ेगा कि ऑपोजिशन की कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से हुकूमत फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है और इसको तरीन ग्रुप का खौफ भी नहीं रहा PDM के मुंतशिर होने के बाद। अच्छा, नून लीग के 2 बयानिए की आग ने कह लें कि वफाकी हुकूमत को अगर मेरे को मजबूत किया है तो अब ऑपोजिशन आपस में लड़ मर रही है। अब ऐसे में ज़ाहिर बात है हुकूमत को कैसे टफ टाइम दिया जा सकता है, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। अब तो नून और शीन एक दूसरे पर खुलकर वार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शाहिद खान अब्बासी साहब का हम वो बयान देखते हैं जिसकी वजह से राना तनवीर शाहिद खान अब्बासी साहब को जवाब देने पर मजबूर हो गए थे। चलाइएगा ज़रा। अच्छा नाज़रीन, नून लीग में जो हाल है ना, इसको देख कर लग नहीं रहा कि अगर शहबाज शरीफ को मुमकिन तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता तो फिर पूरी नून लीग इसकी मुखालफत करेगी। अताउल्लाह तारड़ और अज़मा बुखारी ने तो कहा है कि माजी के बरक्स किसी कीमत पर शहबाज शरीफ साहब को हिरासत में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर FIA ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके दफ्तर का मुहासरा किया जाएगा। दफ्तर का और अदालत का मुहासरा करना आपको पता है नून लीग के लिए तो नई बात नहीं है इनके लिए नई चीज़ ये। खैर, अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं तो लीगी रहनुमा कह रहे हैं कि फिर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अब पूरी नून लीग एहतजाज करेगी तो फिर ये साबित हो जाएगा कि पूरी जमात शहबाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़ी है। लेकिन मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ ग्रुप शहबाज शरीफ साहब की जेल में जाने की सूरत में ऊपर से तो ना खुश होगा, लेकिन अंदर से कहते हैं ना लड्डू फूटना, अंदर से ना ये लड्डू फूट रहे होंगे यकीनी तौर पे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की सूरत में मरियम नवाज़ का रास्ता क्लियर हो जाएगा और वो एक बार फिर से अपने और अपने वालिद के बयानिए को यकीनी बात है कि भरपूर अंदाज में आगे लेकर चल सकेंगी। कहते हैं ना रास्ता किसी का क्लियर हो जाना, ऐसा हो जाएगा। और शायद मरियम नवाज़ ग्रुप शहबाज शरीफ साहब को भी ये पैगाम दे कि मुफाहमत के बावजूद शहबाज शरीफ साहब को जेल की राह देखना पड़ी। इसलिए ये बात साबित हो चुकी कि मुफाहमत का जादू नहीं चल सकता, सिर्फ मज़ाहमत का बयानिया ही चल सकता है। यानी कहने का मकसद है कि मरियम नवाज़ ग्रुप शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की सूरत में शहबाज ग्रुप पर तंज के तीर बरसा सकते हैं, यानी आपस में लड़ मर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपको याद होगा कि जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपोजिशन को शिकस्त हुई थी तो तलाल चौधरी ने सोशल मीडिया पर बिलावल को मुखातिब करते हुए क्या कहा था कि अब न्यूट्रल का मज़ा आ गया होगा। तो ऐसा मुमकिन है कि शहबाज शरीफ को भी ताने दिए जाएँ। अब मज़े की बात देखिए ज़रा, आप नाज़रीन गौर कीजिए कि शाहिद खान अब्बासी शहबाज शरीफ साहब से ओहदे में छोटे हैं। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, लेकिन शाहिद खान अब्बासी शहबाज शरीफ को ऐसे समझ रहे हैं जैसे वो छोटे बच्चे हैं। ना हैरानी वाली बात, शाहिद खान शहबाज शरीफ साहब को नसीहत कर रहे हैं कि उन्हें नाप तोल कर बात करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर शहबाज शरीफ समझ बूझ नहीं रखते या नाप तोल कर बात करना नहीं जानते तो पार्टी ने उन्हें सदर ही क्यों बना दिया। चले गलती हो गई, अब इस गलती का इजाला कर लें, शाहिद खान को सदर बना दें। समझ आ रही है आपको बात? शाहिद खान को सदर बना दें जो शहबाज शरीफ सबसे ज़्यादा समझदार है यकीनी तौर पे, तभी तो मशवरे दे रहे हैं नाप तोल के बात करने के। ज़्यादा समझदार है तो फिर समझदारी दिखा रहे हैं ना। अब ऐसा करेगी क्या नून लीग? यकीनी तौर पे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर नून लीग 2018 के इंतखाबात की हिकमत अमली तरतीब देते हुए गलतियां ना करती तो फिर नवाज शरीफ चौथी बार भी वज़ीर आज़म बन सकते थे। इसके जवाब में शाहिद खान अब्बासी ने कहा था कि हमने इलेक्शन में कोई गलती नहीं की। यानी शाहिद खान अब्बासी साहब अपने ही पार्टी सदर के खिलाफ मुसलसल जा रहे हैं, जिस पर नून लीग के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब बड़ा बुरा मना रहे हैं। ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप। सुना आपने। अब लाग ऐसा रहा है कि शाहिद खान अब्बासी साहब को मरियम नवाज़ ग्रुप की भरपूर हिमायत हासिल है, इसीलिए कह रहे हैं कि वो पार्टी सदर के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। और क्या वजह आपको समझ आती? यकीनी तौर पर हिमायत है तो इतना खुलकर बोल रहे हैं, ना बोलने से पहले सोच रहे हैं, ना बोलने के बाद सोच रहे हैं। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब के बयानात से जो नून लीग के अंदर उबाल उठ रहे हैं वो भी आपके सामने देखा। अभी अपने हाल ही में ये जो हमने क्लिप चलाया अभी राना तनवीर साहब का, वो शाहिद खान अब्बासी साहब पे बरस रहे हैं, यानी अंदर से उबाल उठ रहे हैं। जब कोई पार्टी सदर के खिलाफ बोलेगा वो भी पार्टी के अंदर से, तो पार्टी के जो मुखलिस कारकुन हैं
यकीनी तौर पर उनको गुस्सा आएगा और आना भी चाहिए। इसीलिए राना तनवीर साहब अभी शाहिद खान अब्बासी साहब से क्या कह रहे थे कि वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सोच समझ कर बात करें। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे जी राना तनवीर साहब, और क्या कह रहे थे कि जी उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब को टीवी प्रोग्राम में जाने से रोका है। क्यों रोका ये भी उन्होंने बता दिया कि मरियम नवाज ग्रुप के शाहिद खान अब्बासी साहब टॉक शोज़ में इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर, ज़रा गौर कीजिए अल्फाज पे। अच्छा, राना तनवीर साहब मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म रहने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें हर तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया हो। और क्या कह रहे हैं राना साहब कि जी शहबाज शरीफ साहब ने तो पाकिस्तान को दलदल से निकालने की बात की है, माजी को अब दफन कर देना चाहिए और आगे का रास्ता तलाश करना चाहिए। अब ये बात सियासी मंजरनामे पर नाज़रीन बिल्कुल क्लियर हो गई है, वाज़ेह हो गई है कि नून में से शीन निकल रहा है, नून में से शीन निकल रहा है। अभी जो राना तनवीर साहब ने बात की है कि शाहिद खान अब्बासी साहब को ज़्यादा टीवी शोज़ में नहीं जाना चाहिए, इस पर मैं इतना ही कहूँगी कि राना तनवीर दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि एक मशहूर कॉल है कि ज़्यादा बोलने से अक्ल जो होती है ना वो रुखसत होने लगती है। और शायद राना तनवीर साहब को भी यही फ़िक्र है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना खुद पर कंट्रोल खोते चले जाएंगे। अच्छा, अब जिस तरह राना तनवीर और शाहिद खान अब्बासी साहब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं ना, इससे ये साफ़ हो चुका है, क्लियर वाज़े कि नून लीग में फूट तो पड़ चुकी है और लड़ाई हो रही है, आपस में लड़ मर रहे हैं लोग। मरियम नवाज़ ने इस लड़ाई को लाख छुपाना चाहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, रूमर्स हैं, ऐसी खबरें, ऐसा कुछ नहीं है। और नून में से शीन निकालने वालों को कहती रही कि नाकामी होगी, हमेशा कहती रही कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो बचपन से सुनती आई हैं कि शहबाज और नवाज़ अलग हो जाएंगे, इस तरह की बातें भी की, लेकिन ये दोनों एक जिस्म हैं और एक जान है जो कभी एक दूसरे से अलहदा हो ही नहीं सकते। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा की जो सारी बातें हैं ना, अब खोखली साबित हो रही हैं ना नाजरीन, खोखली साबित इनकी सारी बातें। अगर एक घर में गंदगी हो तो उसको साफ़ किया जाता है, ऐसा ही है ना कि उस गंदगी पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। और अगर गंद पर पर्दा डाल दिया जाए तो उस गंद से उठने वाला जो ताफुन है ना, वो ये बता देता है कि घर में गंदगी मौजूद है। ये एक मिसाल है। ठीक वैसे ही नून लीग की जो तकसीम है ना, उसको लाख छुपाने की कोशिश की जाए लेकिन छुप नहीं सकी। और कहते हैं ना कि गुरूर इंसान को ले डूबता है, और मरियम साहिबा को जो गुरूर हा से शुरू हुआ था, याद करें, टूट गया, ले डूबा। अब मरियम नवाज़ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप के रहनुमा एक दूसरे पर खुलकर वार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा खुलकर आमने सामने क्या आए कोई किसी के। अब राना तनवीर साहब की बात के जवाब में, अब जाहिर बात है शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कुछ कहना था। क्या कहा उन्होंने, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक तकिया कलाम है जो मुझे याद आ गया। चौधरी शुजात हुसैन जो कि बहुत एक सीनियर सियासतदान, उनका तकिया कलाम क्या था कि मिट्टी पाओ। ठीक वैसे शाहिद खान अब्बासी साहब अभी राना तनवीर साहब की बात पर क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं, मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद खान ने राना तनवीर की बात को क्या कहा कि उनकी ज़ाती राय है। निजी टीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की इन्होंने, और क्या कहा कि जी हमारी जमात में इख्तिलाफ राय हर वक्त रहता है, और जो कुछ राना तनवीर ने कहा है ये भी इख्तिलाफ राय है। अच्छा, शाहिद खान ने ये भी कहा कि वो राना तनवीर की जो दी गई नसीहत है ना, उस पर अमल करेंगे। अब राना साहब ने तो उन्हें क्या कहा था कि वो ज़्यादा टीवी शोज़ में शरीक ही ना हुआ करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शाहिद खान साहब ये बात मानेंगे। अच्छा, दिन पहले बयानिए की जंग जो थी ना शरीफ ख़ानदान के अंदर थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो बयानिया है ना, इसके टकराव के जहर ने कह लें कि पूरी जमात को अपनी लपेट में ले लिए, और इसी वजह से राना तनवीर और शाहिद खान अब्बासी साहब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अब लग कैसा रहा है, लग ये रहा है कि इस जमात में सब बड़े बन गए। और आज मैंने एक पश्तून रिवायत के बारे में सुना, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पश्तून रिवायत क्या है, जब किसी को बद्दुआ दी जाती है ना, इस पश्तून रिवायत के मुताबिक जब किसी को बद्दुआ दी जाती है तो ये कहा जाता है कि जाओ तुम्हारे घर के सारे लोग बड़े हो जाएं। सही सुना आपने, जाओ तुम्हारे घर के सारे लोग बड़े हो जाएं। चूँकि पश्तूनों में बड़ों को ना बड़ी अहमियत दी जाती है, आपको पता है, बड़ी इज्जत दी जाती है, और उन बड़ों को फैसले करने का जाहिर बात है पूरा हक होता है, इख्तियार होता है। अब इस पश्तून रिवायत का मतलब क्या है कि जब किसी घर के सारे लोग बड़े हो जाएं तो फिर फैसला करना मुश्किल हो जाएगा ना कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा है। अब ऐसी सूरत हाल में हर कोई बड़ा होगा और हर कोई अपनी मर्ज़ी की राय मुसल्लत करने की कोशिश करेगा। नतीजा क्या निकलेगा, इंतशार, मुहाज़राई, कि कोई नतीजा ही ना निकला। और अब यही कुछ नून लीग में हो रहा है, सब बड़े हैं। मरियम नवाज़ कहती हैं कि मैं बड़ी हूँ, शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो इस पार्टी के बड़े हैं, और शायद कहते हैं कि वो भी बड़ों से कम नहीं है। अब जब ये आलम होगा, ये सूरत हाल होगी, ये सिचुएशन होगी, तो फिर ये जो तमाशा लगा हुआ है इनके अंदर,
ये बाहर के लोग भी देखेंगे और फिर जब देखेंगे तो नसीहत भी करेंगे। कमर जमान कायरा साहब का क्लिप चलाइएगा। अब देखिए, कायरा साहब बड़े एक सीनियर सियासतदान हैं, बहुत ही सीनियर और काबिल सियासतदान है, हमेशा बड़ी सोच समझ के बात करते हैं। अब इनका नून लीग से भी ताल्लुक़ नहीं, आपको पता है, लेकिन वो सियासी हमदर्दी के तहत कह रहे हैं कि नून लीग के जो 2 बयानी हैं इसकी वजह से पहले PDM टूटी और शाहिद खान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल जैसे लोगों ने सियासी इत्तेहाद को पारा करने में अपना किरदार अदा किया, और अब ऐसे ही लोग नून लीग को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। यानी कायरा साहब कहना क्या चाहते हैं कि नून लीग ने एक बयानिया अगर नहीं अपनाया तो नुकसान पहुँचेगा ही, लेकिन शदीद सियासी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और हकीकत भी यही है कि नून लीग के जो बयानिए की जंग है, समझ ही नहीं आ रही क्या बयानी है, कौन सा बयानी है, ये बयानिए की जंग ने हुकूमत को बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है और अपोजिशन और ख़ुद नून लीग को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। और अगर ये बयानिए का किबला दुरुस्त ना किया गया तो फिर ऐसे नहीं चलेगा, और ये समझना होगा नून लीग को कैसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद से मुल्क में हालात कशीदा होना शुरू हो गए थे। अब हालिया दिनों में दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। तालिबान ने मुल्क के जो बेशतर अजला हैं उन पर कब्जा भी कर लिया है। अच्छा नाज़रीन, अफगान हुकाम ने भी 17 सूबों में किए जाने वाले ऑपरेशंस में 400 से ज़ायद तालिबान की हलाकत का दावा किया है, और तालिबान की जानिब से इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। चंद दिन पहले अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने एक बयान में कहा था कि अगले 6 माह में अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, और अशरफ गनी का ये भी कहना था कि हमने अपनी तरजीहात तय कर ली हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे या फिर मैदान जंग में दुश्मन के घुटने तोड़ देंगे। अच्छा, अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, सबको पता है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का हाँ भी है, ख्वाहिशमंद भी, ये भी सबको पता है। लेकिन तालिबान से मुआहदे के बावजूद अमरीका अफगान हुकूमत और फ़ौज को असलहा और फ़ौजी इमदाद दे रहा है ताकि इंतशार की फ़ज़ा कायम रहे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीकी इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में अमन की फ़ज़ा कायम हो सकेगी, और अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर अफ़गान अमूर में रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने फ़ौजें तो निकाल ली हैं, लेकिन तालिबान से मुआहदे के बावजूद हम देख रहे हैं कि अमेरिका अफ़गान हुकूमत और फ़ौज को असला और फ़ौजी इमदाद जारी रखे हुए है। क्या इस अफ़गानिस्तान के से आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान के हालात बदल जाएंगे, और ये दोहरा मयार जो अमेरिका का है इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे नज़र आता है आपको ये? देखिए, न सिर्फ ये कि वो फ़ौजी इमदाद दे रहा है, असला दे रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है, और वो पिछले 4 दिनों से वो हम उसको देख रहे हैं कि दोहा कतर से वो जहाज़ उड़ा के तालिबान के ठिकानों पे मुसलसल बमबारी कर रहा है। कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग इस वक्त हलाक हो गए हैं, अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा है, आग लगी हुई है, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए हैं। इनमें तालिबान के लोग कम हैं और शहरी ज़्यादा हैं, क्योंकि तालिबान का कोई अड्डा, कोई कैंप वगैरह तो है नहीं, वो तो लोगों में जाकर मिल जाते हैं, लेकिन वो अंधी बमबारी करते हैं ताकि कुछ न कुछ तालिबान तो उसकी जद में आ जाएं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक ताकत, एक मुल्क जो है वो निकलते निकलते ऐसे वार कर रहा है जो इसने अभी तक पहले कभी नहीं किए थे। इसका तो मकसद ये है कि हमें उस पर शक है कि वो अफ़गानिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो तो एक सिविल वार की फ़ज़ा कायम करने में मदद दे रहे हैं। वो एक तरफ तो मलेशिया बन रहे हैं, एथनिक मलेशियस बन रहे हैं, जो एक रेसिपी है फैक्शनल वार के लिए, सिविल वार के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका ने बमबारी तेज़ कर दी है, और बहुत हद तक तेज़ कर दी है, जिसकी मिसाल हालिया दिनों में, हालिया हफ्तों में नहीं मिलती। तो ये तो एक बहुत ओमिनस डेवलपमेंट है, इसका तो शाखसाना होगा, इसके तो कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होंगे। अब देखना ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत कब तक इस निज़ाम के साथ चलती है, और तालिबान कब तक जो है, जो बाकी मेजर टाउन्स हैं शिमाली अफ़गानिस्तान में, सिर्फ मज़ार शरीफ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सिटी है जो अभी उनके कब्ज़े से बाहर है। अगर उस पर भी उनका कब्ज़ा हो जाए तो शिमाली अफ़गानिस्तान सारा का सारा उनके कब्ज़े में आ जाएगा, और वहाँ से तालिबान के लोग फारिग हो के फिर दूसरी जगहों पे जहाँ पे जंग जारी है वहाँ का रुख करेंगे।
तो मोराल भी उनका ऊंचा होगा, और जो हुकूमत की फौज है उनका मोराल गिरता जा रहा है। आप देखें कि अभी तक जितने लोग, जितने किले पता हुए हैं, जितने शहर पता हुए हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो सरेंडर किया है उन्होंने, कोई जंग वहाँ पे नहीं हुई। और उसकी वजूहात बहुत सी हैं। जो वहाँ पे आर्मी है, उनको कभी तनख्वाह नहीं मिलती, कभी उनको इक्विपमेंट नहीं आता, कभी उनके खुराक का बंदोबस्त नहीं होता, कभी उनको लॉजिस्टिक्स की तकलीफ होती है, और वो एक डिस्पेयर और डिस्पॉन्डेंसी की पोजीशन में है, इसलिए वो जोक दर जोक सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि उनको अब शायद नज़र आने लगा है कि मुस्तकबिल में तालिबान की हुकूमत होगी, तो वो पहले से जो है वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करने की फिक्र में लगे हुए हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है अफगानिस्तान। ठीक है जी, आपकी तरफ आ रही मैं जनरल साहब, आपने रुस्तम शाह मोहम्मद साहब को भी सुना। अब अफगान तालिबान ने अमन मुआहदे में अमेरिका किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने का वादा किया। अब जब अमेरिका अफगान फ़ौज को तालिबान से लड़ने के लिए मदद फराहम कर रहा है या असला फराहम करेगा, तो ऐसे में आपको लगता है कि तालिबान अपना वादा पूरा करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक्सीलेंसी रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ कवर कर दिया। एग्जैक्टली यही मेरे ख्यालात हैं जो वो कह रहे हैं। तो आप ये कह रही हैं कि साफ ज़ाहिर है कि देखें, बात ये है कि जब आप तारीख देखती हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन वादे पूरे करता है और कौन वादे पूरे नहीं करता है। जो वादा था अफगान तालिबान का अमरीकियों के साथ, वो ये था कि वो उनको यहाँ से अमन अमान से निकलने देंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि वहाँ पर अभी कोई अमरीकी फ़ौजी रहा नहीं है। अगर कोई ऐसे इक्के दुक्के होंगे तो कोई टारगेट नहीं है, ऐसी जगहों पर मौजूद है, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया है। तो ये आप यूँ समझें कि एक बहुत बड़ी ताकत अपने गुस्से का इजहार कर रही है, और जब भी आप गुस्से में कोई काम करें तो वो कभी भी उसका नतीजा जो है वो अच्छा नहीं होता। ये अब कोलैटरल डैमेज हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रुस्तम साहब के ये कोलैटरल डैमेज उल्टा तालिबान को फ़ायदा पहुँचाएगी, और जिनकी वो मदद करना चाह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाएगी, यानी कि अशरफ गनी की हुकूमत। तो अशरफ गनी ने जो प्रेडिक्ट किया है ना कि 6 महीने के बाद बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी, मैं बिल्कुल उनके साथ अग्री करता हूँ। सिर्फ ये कि जो उनके ज़हन में सिचुएशन है चेंज की, वो नहीं होगी, बल्कि इसके उलट होगी। और अफगान तालिबान सबसे बात करेंगे, मेरा अपना अंदाज़ा ये है, अशरफ गनी से कभी नहीं करेंगे। हुकूमत में और लोग ऐसे हैं जिनसे वो करेंगे, और आप देखेंगे कि अल्टीमेटली जो अफगान तालिबान जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे, हम मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, एक इंटरम सेटअप बनाएंगे, और उसके बाद तो ये सारे मामला उसी तरफ जा रहे हैं कि अल्टीमेटली मुझे नज़र आ रहा है कि अशरफ गनी से बात नहीं करेंगे और लोगों से बात करेंगे। जी, अगर बात करेंगे भी तो आप समझें कि यूं ही दिखावे के लिए करेंगे। अशरफ गनी के साथ वो कोई मुआहदा नहीं करेंगे, और बहुत लोग हैं जो मुआहदे के लिए तैयार हैं, जिसका इंडिकेशन भी दी है रुस्तम साहब ने। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये झड़पें होंगी, ये काबुल पर फोर्सफुली नहीं आएंगे, उसको बसीज करेंगे। उसके बाद अशरफ गनी यहाँ से गायब होगा, बाकी लोगों से बातचीत होगी, ग्रैंड जरगा होगा, ये आपस में चीज़ों को तय कर लेंगे। उसके बाद फिर जैसे भी मामला चलेंगे, तो ठीक कह रहा है अशरफ गनी, चीज़ें बड़े पैमाने पर तब्दील होंगी, लेकिन उनकी पिक्चर नहीं होगी जो वो रेड पेंट कर रहे हैं, असल पिक्चर ब्लू और ग्रीन होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। मोहम्मद साहब आपकी तरफ आते हैं। जनरल साहब की किसी बात में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ वो भी आप कर सकते हैं। साथ मेरा सवाल भी ज़रा सुन लीजिएगा। इनके अमरीकी इनखला के साथ ही पाकिस्तान, बिल्कुल हम बलोचिस्तान की बात करें तो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है। और अमरीकी खबर रसां इदारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का हिस्सा बताकर शायद ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान अपना वादा तोड़ चुके हैं। अब चूँकि TTP पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, तहरीक तालिबान एक मुकम्मल तौर पे एक अलग एंटिटी है। वो इस वक्त वजूद में आई जब ट्राइबल एरिया में 2002 में पहुंच गई और वहाँ पे अलकायदा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो उनके रद्दअमल के तौर पे तहरीक तालिबान पैदा हुई। अफगानिस्तान के अंदर अब उनके बचे कचे लोग हैं, लेकिन कोई तंजीम उनकी बाकी नहीं है, उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, उनकी अवामी कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, बच्चे कच्चे जैसे मैंने अर्ज़ किया वो लोग मौजूद होंगे, जैसे अलकायदा के बच्चे कच्चे लोग मौजूद हैं एज इंडिविजुअल्स, लेकिन इनकी वो तंजीम नहीं है जो पहले हुआ करती थी, या जो मिडल ईस्ट में है, सीरिया में है, या इराक़ में है, वगैरह वगैरह। तो ये तंजीमें अब दम तोड़ने लगी हैं, लेकिन वो इस वाइड का फ़ायदा उठा रही हैं जो अफ़गानिस्तान में है, जो खला है वहाँ पे, कि जहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस खला से
तहरीक तालिबान के जो लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं, अलकायदा या अलकायदा तो नहीं है लेकिन दाइश भी फ़ायदा उठा रही है, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी उसे फ़ायदा उठा रही है। अगर वहाँ पे एक मजबूत हुकूमत कायम हो जाए जिसको लोगों की हिमायत हासिल हो, तो लोगों की हिमायत से इन 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 तंजीमों का कला कमा आसानी से किया जा सकता है। आप देखें कि रूस, चीन और ईरान क्यों तालिबान के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, क्यों उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तीनों मुल्क ये समझते हैं कि सिर्फ तालिबान की हुकूमत दाइश को ख़त्म कर सकती है जो उनके लिए ख़तरा है। इसलिए अब पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही है कि जो भी हुकूमत वहाँ हो जो अमन डिलीवर करे, मुल्क को यूनाइट रखे, उनके साथ हम काम करेंगे और यही पॉलिसी होनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि ताकत के बलबूते पे अगर कोई इक़्तिदार में आए तो उनके साथ हम ये नहीं करेंगे, भाई ताकत के बलबूते पे तो 2001 में 2001 दिसंबर में करज़ई साहब भी बरसर इक़्तिदार आए, अमेरिका के टैंकों पे चढ़ के वो आए और उनको सदर बनाया गया, बाद में उनको लीगलाइज फॉर्मलाइज किया गया। तो ये तो उनके अफगानिस्तान के अंदर की बात है कि कौन कैसे इक़्तिदार में आता है, हमें उससे क्या गर्ज है। हम तो उस हुकूमत को तस्लीम करेंगे जो वहाँ पे अमन कायम करे, जो मुल्क को यूनाइट रखे और जो अमन डिलीवर करे। सारी दुनिया को उनको तस्लीम करना होगा, जल्द या बदेर। और हमारे लिए बाकी मुल्कों के लिए कंसर्न्स हैं, हमारे लिए तो स्टेक्स हैं। हमारे लिए तो अफगानिस्तान में अमन जो है वो एक लाजमी जुज़ है हमारी अपनी वेस्टर्न बॉर्डर की स्टेबिलिटी के लिए। तो हम तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, न कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिन ब दिन वो हो रही है, ख़राब हो रही है। और आप देखें कि 4 दिनों में 6 प्रोविंशियल कैपिटल पे तालिबान का कब्जा हो गया है और मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। अगर इसी तरह ये स्पीड जारी रही तो मैं समझता हूँ कि जल्द वो चंद हफ्तों के अंदर अंदर वो काबुल के दरवाज़ों पर भी दस्तक देने लगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपकी तरफ आ रही हूँ। क्या कलदम जो TTP है उस पर अफगान तालिबान का असर रसूख आपको लगता है कि नहीं है जनरल साहब? क्या वो इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से रोक नहीं सकते हैं? देखिए जी, इस वक्त तो उनका पूरा असर रसूख इस तरीके से नहीं है ना, क्योंकि कोई रिट एस्टैब्लिश तो नहीं है अफगानिस्तान में। ठीक है, इलाकों पर कब्जा किया है, ताज़ा कब्जा, अभी ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई हुकूमत है, ना कोई रिट एस्टैब्लिश्ड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अफगान तालिबान को ब्लेम कर सकते हैं जो कुछ इधर हो रहा है। और बिल्कुल रुस्तम साहब सही कह रहे हैं कि अभी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उधर नहीं है, यहाँ पर लोग हैं उनके, यहाँ पे रहे से नेटवर्क हैं जो कि अपना आखिरी जो उनके पास बारूद है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिरी जो उनके पास टाइम है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरीके से चिराग बुझने से पहले भड़कता है, ये वो भड़क है जो जब भी कोई ऐसी हुकूमत आई अफगानिस्तान में जिसकी रिट कायम होगी तो ये अपना ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये भी मैं दुरुस्त समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपना बयानिया शॉर्ट रखना चाहिए, इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है। हमारे बिल्कुल 2 अच्छे प्रिंसिपल्स हैं कि वी हैव नो फेवरेट्स, बावजूद इसके कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें बहुत दुख पहुंचाया है और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमें दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन इस वक्त फिर भी हम दिल पे पत्थर रख के हम सही कह रहे हैं कि वी हैव नो फेवरेट्स। और दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है, अफगान लेड, अफगान ओन्ड सोल्यूशन, लेकिन उसमें वो जो आपने जिक्र किया कि ये फिर सभी के लिए होना चाहिए ना, ये सिर्फ पाकिस्तान तो ये बाकी लोग इस पर अमल कर रहे हैं, मेरे ख्याल ईरान भी अमल कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, यही 2 मुल्क हैं जिनको मेन, लेकिन अमेरिका नहीं कर रहा जैसे आपने कहा। तो वो अफगानिस्तान को अफगानों के हवाले नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो यहाँ पर फिजिकली रहकर जो काम नहीं कर सके, यहाँ से जाने के बाद वो कोई भी ओवर द होराइजन कोई भी काम कर लें, वो काम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं बचा पाएंगे अशरफ गनी की हुकूमत को। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत की लेजिटिमेसी तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब अमेरिकन ने बातचीत अफगान तालिबान से करके यहाँ से निकले थे, बजाय इसके कि अशरफ गनी को उसमें मुलव्वस करते। तो अशरफ गनी को अपनी पोजीशन समझनी चाहिए। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है अपना बयानिया उसको थोड़ा शॉर्ट करें। और मैं इस बात की तायद करता हूँ कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी हुकूमत को मानेंगे, कैसी हुकूमत को नहीं मानेंगे। उन्हें ये कहना चाहिए कि अफगानों को जो हुकूमत मंजूर होगी हम उससे बात करेंगे। और ये इतना बयानिया बहुत है और हमें इंतज़ार करना चाहिए, किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। और अलबत्ता ये ज़रूर है कि ईरान, चीन, रूस और जो मुल्क इंटरेस्टेड हैं इसमें अमन में, जिसमें भारत बिल्कुल नहीं है, जिसमें अमेरिका बिल्कुल नहीं है, उनके साथ ज़्यादा क्लोज ताल्लुकात रख कर अपने यहाँ पर अमन की काविशें जारी रखें। और अफगान तालिबान को भी ये बताते रहें कि
अफगान तालिबान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। आपने देखा कि उनको दो बातों का अच्छी तरह इदराक है कि हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए और हमें इंटरनल सपोर्ट चाहिए। और वो दो जितने भी उनके काम हैं, जो भी उनकी बातचीत है, जो भी उन्होंने बयानात दिए हैं, जो भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, इन दोनों चीज़ों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इस दफ़ा उनकी डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छी है और मिलिट्री जो स्ट्रेटजी, मैं तो चूँकि समझता हूँ इन चीज़ों को, जिस तरीके से उन्होंने पहले पेरीफ्री को कवर किया है, नॉर्थ को कवर किया है, सील किया है जो दूसरे मुल्कों को रास्ते आते जाते हैं, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन उन्होंने किया। मैं कोई उनकी हमायत नहीं कर रहा, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी की हमायत कर रहा हूँ, उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सीखा है इस सारे मामलात में। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए इंशाअल्लाह। जैसे मैं कह रहा हूँ, वो एक चीज़ बस जो रुस्तम साहब कह रहे हैं उससे मैं एग्री नहीं करता। वो कह रहे हैं कि हालात ख़राब होते जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हालात ठीक होते जा रहे हैं। ठीक है रुस्तम शाह साहब, आपने जनरल साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा आपकी एक बात से वो एग्री नहीं करते कि आप कह रहे हैं हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हालात ठीक हो रहे हैं। इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी, आपका लास्ट कमेंट मोहम्मद साहब। देखिए, वो जनरल साहब इस हद तक तो ठीक कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन तो हालात ठीक होंगे, हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ अभी तो जंग बाकी है, अभी तो अफगान नेशनल आर्मी में सख्त बाकी है, अभी तो उनके पास इक्विपमेंट भी है, जहाज़ भी हैं, टैंक भी है, गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास लीथल वेपन्स भी हैं, सब कुछ उनके पास है, उनका आर्मर मजबूत है। तालिबान इसके मुकाबले में तालिबान के पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो वो तो एक ओवरवेलमिंग फोर्स है, उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो अभी तो जंग होगी। लेकिन वो तालिबान ये न समझें कि ये जो है वो अफगान नेशनल आर्मी बिल्कुल एक पुशओवर है। जब तक उनका मोराल ज़्यादा डाउन नहीं होगा, वो ये फोर्स इंटैक्ट रहेगी और तालिबान को टफ टाइम देंगे। लेकिन इवेंचुअली वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि इवेंचुअली तालिबान जो है वो आगे जाएंगे, ओवर रन करेंगे और अपनी दोनों मेहमानों का जी ठीक है जी रुस्तम साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी मैं यही कह रहा था कि इवेंचुअली टाइम उनके उसमें है और उनके मफाद में, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास न वॉलंटियर्स की कमी है और न उनके हौसले पस्त हो रहे हैं, और उनमें ये सलाहियत है, ये उनमें पेशेंस है, ये कि वो 1, 2, 3, 4 महीने तक, 5 महीने तक जंग जारी रख सकते हैं, बल्कि उसके बाद भी जारी रख सकते हैं। और ये सलाहियत हो सकता है कि अफगान आर्मी के पास न हो, क्योंकि दिन ब दिन जो हालात तब्दील हो रहे हैं उनसे उनका मोराल बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। ठीक है जी, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब और जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन, सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। सदीक, आज की बड़ी खबर यकीनी तौर पे जहांगीर तरीन और तहरीक इंसाफ हुकूमत जो आमने सामने आ गए हैं, लड़ाई का नया सिलसिला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, मसला ये है कि इस प्रोग्राम में हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उन जैसे दोस्त हों तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो ऐसे इकदाम और ऐसे कारनामे सर अंजाम देते रहते हैं जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़, ये मामला है क्या। आप जानती हैं कि नज़ीर चौहान साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़, और उस बयान के बाद ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, ज़ाहिर है उन्होंने एक तवील अरसा जद्दोजहद की और वो चीज़ों को समझते हैं, मामलात की हसासियत को समझते हैं। और आपको पता है कि इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ को यहाँ तक लाने में अगर किसी शख्सियत का किरदार है तो जहांगीर तरीन है। जोड़ तोड़ के माहिर हैं, सियासतदानों को कैसे डील कर रहे हैं, कहाँ पे बोल रहे हैं, कहाँ पे खामोश रहना, ये तमाम चीज़ें समझते हैं। ये क्योंकि नज़ीर चौहान साहब का मामला इतना हसास था कि इसके ऊपर वो खामोश रहे, उस तरह से हमायत तो उनकी की कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, मामलात किसी और तरह से डील होने चाहिए, इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस तरह से जो नज़ीर चौहान समझते थे कि उसी तरह से जहांगीर तरीन साहब के साथ जैसे 30-40 अरकान असम्बली जाते थे तो उनके लिए भी 30-40 अरकान असम्बली आएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ और वो होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत हसास मामला था। अब जब नज़ीर चौहान गिरफ्तार हुए, एक रात जेल में नहीं गुजार सके, और साथ ही ज़रा ये बताते हैं कि उनकी कुछ प्रॉपर्टी के मामलात थे, उनकी कुछ फाइलें थी, वो भी एंटी करप्शन ने उठा ली। जब ये सारा कुछ हुआ और नज़ीर चौहान को ये लगा कि जहांगीर तरीन को खुद और उनके तमाम 30-40 लोगों को आना चाहिए था,
तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा मौका है, हुकूमत के साथ कुछ मामला भी उनके बैकडोर तय हुए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें उन्होंने कहा जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया है। हालांकि खुद नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो मीडिया पर आके बहुत सख्त बयान दे चुके हैं और ये भी हुआ कि उनके उन सख्त बयान की वजह से फिर अगले दिन जहांगीर तरीन को आके डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था क्योंकि मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गए थे। अब ये हुआ कि जब ये सारा कुछ हुआ तो हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोगों ने हुकूमत को मशवरा दिया कि देखें नून लीग हमारे लिए इसका कोई चैलेंज नहीं है, पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आती, हमारा मोरल भी हाई है, जी भी हम जीते, एजे के हम जीते, सियालकोट में हमने नून लीग को शिकस्त दी, तो अब ज़रा जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी दो हाथ किए जाएँ। लेकिन समझ से ये बालातर है कि जो लोग आकर मीडिया पर बयान देते हैं और ये कहते हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया था बड़ा जज्बाती के वक्त आ गया है कि लाइन खींच दी जाए, बल्ले वाले इधर हो जाएं, दूसरे इधर हो जाएं, उनको शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ये बात नहीं पता कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं उनकी अक्सरियत वो है जो इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे, जो तहरीक इंसाफ का टिकट उनके पास नहीं था और कुछ ऐसे भी थे जिनको जहांगीर तरीन ने ही, जो कुछ उनमें से ऐसे जिनको जहांगीर तरीन ने टिकट दिलवाया पीटीआई का तो वो जीते, उससे पहले किसी और को टिकट दिया हुआ था। और दूसरा, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछेंगे जो सियासी समझ बूझ रखता है वो आपको ये बताएगा और नाजरीन को ये बताएगा कि हुकूमत एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में परसेप्शन ये हो कि इदारे उसके साथ खड़े हैं, जिस हुकूमत के बारे में तासुर ये हो कि ये शायद 2023 के बाद भी कायम रहेगी, उस हुकूमत के होते हुए उसके 30 से 40 मुंतखब अरकान असम्बली किसी और शख्स के साथ चले जाएँ तो ये छोटी बात नहीं है। कम ही हमने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये चीज़ें देखी हैं। अब हुकूमत को ये मशवरा दिया जा रहा है कि क्योंकि हमारा मोरल हाई है और हमें जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ दो हाथ करने चाहिए, लेकिन जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो अभी तक बड़े मोहतात अंदाज से चल रहा है। उन्होंने अपने तमाम पत्ते शो नहीं कराए, वो खुलकर उस तरह सामने नहीं आए, वो चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि जाहिर है अभी इलेक्शन में 2 साल पड़े हैं। तो ये जो एक तासुर मिल रहा है या ऐसा लग रहा है कि कोई 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो खुलकर इस हुकूमत के सामने आ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। अलबत्ता वो अपने इस ग्रुप को इंटैक्ट रखेंगे, वो इस ग्रुप को बढ़ाने के लिए इक़दाम भी करेंगे, वो सियासी राब्ते भी करेंगे और जो लोग नाराज़ होंगे इस हुकूमत से, चाहे वो वफाक में पंजाब में, उनको साथ मिलाते चले जाएंगे। और ये ग्रुप 2023 के इलेक्शन में बहुत अहम इसका किरदार होगा क्योंकि 2023 के इलेक्शन के करीब जाकर जहांगीर तरीन ग्रुप ये फैसला करेगा कि उन्होंने अलग पार्टी बनाकर लड़ना है, तहरीक इंसाफ में ही रहकर लड़ना है, या उन्होंने किसी और जमात के साथ अलायंस करके लड़ना है, या एक चांसेस हैं कि गो के अभी कलअदम है टीएलपी, लेकिन ज़ाहिर है चांसेस हैं कि वो किसी और नाम से आ जाएंगे, उनके साथ इत्तेहाद होने, कुछ भी हो ये ग्रुप रहेगा, अपना किरदार अदा करेगा और 2023 के इलेक्शन में बड़ा अहम फैक्टर होगा। और नून लीग का भी चांसेस हैं कि उसके टूटने के चांसेस हैं, उसमें से कुछ लोग तहरीक इंसाफ से कुछ लोग नाराज़ 30-40 पहले हैं, तो बड़ा अहम रोल ये ग्रुप अदा कर सकता है 2023 में। हुकूमत को बहरहाल जो लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि ज़रा छेड़छाड़ की जाए जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, वो इमरान खान साहब के साथ सिंसियर नहीं हो सकते। और इस मौके पे ज़ाहिर है हुकूमत खामखा में अपने लिए एक चैलेंज खड़ा कर रही है, खामखा में अपने लिए एक मसला बना रही है। जब उनके पास और कोई इशू नहीं है तो आप अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दें, आप अपने इस्लाहात की तरफ जाएं, आप डिलीवरी की तरफ जाएं। 3 साल आपको मुकम्मल हो गए, लेकिन कुछ ऐसे पार्टी के अंदर लोग बैठे हैं जिनको शायद ये अच्छा नहीं लगता कि पार्टी के हुकूमत क्यों स्मूथ चल रही है, पॉलिटिकल टेम्परेचर क्यों डाउन हो गया है। हालांकि पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन होने से हुकूमत को फ़ायदा है, तो देखते हैं आने वाले दिन क्या होते हैं। लेकिन अभी जहांगीर तरीन ग्रुप मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा कोई मुहाजरा ही करेगा या कोई बड़े अनाउंसमेंट करेगा, वो बड़े संभल के अपने ठीक है जी। आने वाले दिनों में जो भी होगा हम लम्हा बे लम्हा आगाह रखेंगे और सिद्दीक जन अपनी बड़ी खबर शेयर करते रहेंगे नाज़रीन के साथ। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।